Hello students, today we are going to study figures of speech. In Hindi it is called Alankar. So let us see what is a figure of speech. The figure of speech is a departure from the ordinary form of expression in order to produce deeper effect. Means figure of speech क्या होता है? ये सेंटेंस में एक अलग सा प्रयोग है सेंटेंस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे कि ही वॉज वेरी ब्रेव, सेंटेंस हमने कहा ही वॉज वेरी ब्रेव, तो यहाँ पे माइंड में ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। हमने सिर्फ यही सोचा कि हाँ ही वॉज ब्रेव, कोई है जो बहुत ही बहादुर होगा। लेकिन अगर इसी को हम फिगरेटिव वे में बोलेंगे तो कहेंगे ही वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन। तो बस माइंड में ये लॉयन वर्ड स्ट्राइक करेगा और हमें लगेगा कि कोई बहादुर है, तो वो ऐसा बहादुर है जैसा कि शेर। तो बस एग्जाम्पल ये आपने देख लिया यहाँ पे, ही वॉज ब्रेव, ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। ये सिंपल सेंटेंस है और ये फिगरेटिव सेंटेंस है। फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो इसकी डेफिनेशन फिर एक बार देख लीजिए कि सही है कि नहीं। द फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, कि जो ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है कि सिंपल तरीके से कोई चीज़ जो एक्सप्रेस किया जाता है उससे हट के एक अलग टाइप का एक्सप्रेशन है ये, जिससे कि वाक्य में ज़्यादा इफेक्ट दिखाई पड़े, ज़्यादा वाक्य आपका डेकोरेट हो जाए और आपके माइंड को तुरंत ही वो अपनी ओर कैच कर ले। तो बच्चों वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत से हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि टीजीटी है या पीजीटी है, उसमें ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये बहुत यूज़फुल है। आप इसको ध्यान से पढ़िए और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। सिमिली आपने सुना होगा। सिमिली, इसको हिंदी में हम कहते हैं उपमा अलंकार। इसको हिंदी में उपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और तुलना करने वाले शब्द उसमें होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि शी वॉज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, तो यहाँ पे शी को कंपेयर किया गया रोज से, तो रोज भी है, हम देख सकते हैं उसकी खूबसूरती, और कोई है जो रोज की जैसी ही खूबसूरत है, तो बस एज लगा करके कंपेयर किया गया। तो इसकी डेफिनेशन एक बार मैं आपको इंग्लिश में बता दूँ, वो ये है, इन अ सिमिली a comparison is made between two objects of different kinds, but they are similar at least at one point, and the words of comparison so like as are also used. तो क्या समझे इससे कि सिमिली में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है, तो वहाँ पे सिमिली होती है, और साथ में तुलना करने वाले शब्द जो होते हैं जैसे कि सो, लाइक, एज, ये सब भी वहाँ पे होते हैं। तो अगर ये सब शब्द हैं और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स के कोई ना कोई एक गुण आपस में मैच कर रहे हैं, तो वो आपकी सिमिली हुई। अब एक यहाँ पे एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं कि जैसे शी वॉज एज ब्यूटीफुल एज हेमा, तो यहाँ पे ये सिमिली नहीं है, ये केवल एक डिस्क्रिप्शन हो गया। मैंने कहा कि वो उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि हेमा, तो वो भी कोई जेंडर फीमेल जेंडर है, लड़की है, और हेमा भी लड़की है, तो दोनों सेम हैं, तो यहाँ पे ये सिमिली नहीं है। बल्कि अगर आपने ये कहा कि शी वॉज एज ब्यूटीफुल एज मून, शी वॉज एज वाइट एज मून, तो यहाँ पे होगा कि हाँ मून से किसी लड़की को कंपेयर किया जा रहा है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों के एक सिमिलर गुण हैं, वो क्या है, ब्यूटी। तो इसको हम सिमिली कहते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज, कोई है जो अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि माई लव जो है वो बिल्कुल रेड रोज के समान है। या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बुक में देख सकते हैं, अपनी आप इंटरमीडिएट की बुक खोलिए, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। या फिर उसमें ट्रू ब्यूटी में और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक टू मेंटेन हिज फ्यूल करके कुछ लाइन है, तो ये भी आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज मतलब क्या हुआ, सितारों जैसी आंखों से। अब यहाँ आंखों को सितारों से कंपेयर किया गया। तो बस जहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो, दो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो, लेकिन उनका कोई ना कोई एक गुण मिल रहा हो, तो बस वहीं पे सिमिली होती है। और साथ में कंपेयर करने वाले वर्ड्स भी होने चाहिए। कौन कौन से वर्ड होने चाहिए, सो, लाइक, एज या फिर एज। बच्चों
सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर जिसको हिंदी में हम रूपक अलंकार कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है इन अ मेटाफर देयर इज अ कंपैरिजन मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स बट दे आर सिमिलर एट लीस्ट एट वन पॉइंट। और एक पॉइंट है जो बहुत ही खास है, जो इसको सिमिली से अलग करता है, वो है द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड। सिमिली में क्या था, सो लाइक एज आर यूज्ड, और इसमें क्या है, सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इम्प्लाइड सिमिली। इसको हम छुपी हुई या गुप्त सिमिली भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए आप, जैसे कि ही वॉज अ लॉयन, हमने किसी को कह दिया कि वो एक लॉयन है, तो अब हम खुद इमेजिन कर सकते हैं ये कोई खुद में लॉयन नहीं होता, बल्कि उसके ऐसे कोई गुण हैं, उसकी ब्रेवरी है, वो बहादुर है, इस वजह से उसे डायरेक्टली लॉयन कह दिया गया। बाकी उसको कंपेयर करने का के जैसा वाला वर्ड हम अपने माइंड में लगाएंगे, सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, फिर भी हम जान जाएंगे कि यहाँ पे इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है। तो बस इसी को हम मेटाफर कहते हैं। तो मेटाफर में क्या होता है बच्चों, जहाँ पे टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, लेकिन कंपेयर करने वाले वर्ड जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। जहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस आपको दिखाई पड़े उन्हें आप मेटाफर ही मानिएगा। एग्जाम्पल, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। तो जीवन सपना कैसे है, जैसे सपने में सब कुछ होता रहता है, चलता रहता है, वैसे ही लाइफ में भी हमारे हर कुछ चलता रहता है, निरंतरता बनी रहती है लाइफ में। तो बस जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही सपना भी हम देखते रहते हैं, हमारा उसमें कुछ अख्तियार नहीं होता है, हम अपने आँखों से उसको बंद आँखों से देखते रहते हैं। वैसे ही लाइफ भी है हमारी, कि हमारे सामने से लाइफ गुजरती रहती है और उसको हम देखते रहते हैं। तो इसीलिए जीवन को सपना कह दिया गया है। लेकिन जीवन सपना पूरी तरीके से नहीं है, बल्कि सपने के समान है। इसमें समान वर्ड नहीं है, तो ये सिमिली नहीं है, बल्कि क्या है, कंपेयर तो किया गया है लेकिन कंपेयर करने वाला वर्ड नहीं है। तो बस इसी को हम मेटाफर कहेंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, जैसे कि आई सा अ लिली ऑन दाई ब्रो। मीन्स कोई पोएट है, उसने किसी के ब्रोज पे, आईब्रोज के ऊपर लिली देखा। ये उस पोएम का है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, ला बेल डेम सेंस मर्सी बाय जॉन किट्स। तो उसमें ये एक लाइन आई है कि आई सा अ लिली ऑन द ब्रो। जो पोएट है वो एक नाइट को देखता है, नाइट मीन्स योद्धा, उसको देखता है, तो उसके चेहरे पे काफ़ी चिंताओं की लकीरें हैं। तो उनको देख के वो कहता है कि आई सा अ लिली ऑन द ब्रो। तो यहाँ लिली मीन्स कुमुदनी, जो वाइट कलर की होती हैं, तो माथे पे वाइट जैसा उसने कुछ देखा। तो यहाँ पे कवि ने क्या कह दिया पोएट ने, कि उसने उसके माथे पे लिली देखी। तो माथे पे लिलीज थोड़ी ना दिखेंगी, लिली जैसा कुछ था। तो उसको समझना है कि हमें, कि उसने उसके माथे पे सफ़ेदी जैसी कुछ चीज़ देखी, मतलब कि लिली देखी, यानी कि चिंताओं की लकीरें देखा। तो बस इसी को हम फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर कहते हैं बच्चों। और एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्जाम में भी आता है, पूछा जाता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसको बताइए। तो आप जान लीजिए पहले से, होता है कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। आपने पढ़ा होगा, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो अब इसमें डायरेक्टली ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बना दिया गया है। तो क्या वो उसके अंदर जहाज के तरीके से क्वालिटीज़ हैं? नहीं, उसके अंदर ऐसा कुछ है कि जैसे जहाज तेज भागता है वैसे ही ऊँट बालू पे तेज भागता है। तो इसीलिए उसको कहा गया है कि कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज होता है, कि जैसे जहाज पानी में तेज भागता है उसी तरीके से ऊँट भी बालू में आराम से चल लेता है। तो होना चाहिए कि कैमल इज जस्ट लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, लेकिन लाइक वर्ड का इस्तेमाल ना करते हुए डायरेक्टली उसको शिप ऑफ डेजर्ट कह दिया गया है। तो बस यहाँ भी कंपैरिजन हो रही है, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड्स सो लाइक एज। तो बस यहीं पे आपका फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। द थर्ड फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ माई फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। पर्सन और फिकेशन, पर्सन मीन्स मानव और फिकेशन मीन्स रूपीकरण। तो मानव का रूपीकरण, जब किसी बेजानदार चीज़ को या किसी अमूर्त ऑब्जेक्ट को हम जीवित मान लेते हैं और उसको एक ह्यूमन बीइंग के तरीके से ट्रीट करते हैं,
तो वहीं पे पर्सनिफिकेशन होता है। इन इंग्लिश, personification is a figure of speech in which lifeless and inanimate objects are supposed as having life। बहुत ही सिंपल है कि जहाँ पे बेजानदार चीज़ों को या अमूर्त चीज़ों को जो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, जो जिनके अंदर जीवन ही नहीं है, उनको जीवित मान लिया जाता है और एक व्यक्ति के तरीके से उनके साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको ये माना जाता है कि वो जीवित हैं, तो वहीं पे फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, जैसे नेचर वॉज डांसिंग। अब यहाँ पे क्या है कि नेचर वॉज डांसिंग, प्रकृति डांस कर रही थी। अब प्रकृति को हमने देखा नहीं है, बस फील करते हैं कि हाँ पेड़ पौधे पत्तियाँ ये सब कुछ जो कुछ भी सब प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति है। तो लेकिन इसको हम किसी एक चीज़ को नहीं कह सकते कि हाँ ये प्रकृति है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नेचर वॉज डांसिंग, प्रकृति डांस कर रही थी। तो कैसे लग रहा है कि डांस कर रही थी, प्रकृति खुश रही होगी, पानी बरस रहा होगा, मौसम अच्छा होगा, तो सब कुछ हरा भरा लग रहा होगा देखने में। तो इसलिए यहाँ पे पोएट ने कह दिया नेचर वॉज डांसिंग। एक दूसरा एग्जाम्पल है, डेथ इनवाइट्स एवरीबडी अलाइक, मीन्स मौत सभी को एक तरीके से बुलाती है। तो मौत किसी को बुलाती नहीं है कि आओ मेरे पास, बल्कि व्यक्ति मर जाता है। जब लोग जिनकी डेथ हो जाती है तो फिर कहा गया कि मौत ने उनको बुला लिया। अरे मौत ने बुला लिया, तो मौत ने कहाँ बुला लिया, उनकी तो डेथ होनी थी, सो हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि उसको फिगरेटिव तरीके से, ताकि ज़्यादा असर माइंड पे क्रिएट हो, ये कहा जाता है कि डेथ इनवाइटेड हिम, या हम कह सकते हैं कि डेथ इनवाइट्स एवरीबडी अलाइक, कि मौत सबको एक तरीके से बुलाती है, एक तरीके से ट्रीट करती है सबके साथ में। तीसरा एग्जाम्पल, ट्रुथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। ट्रुथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, कि जो मरता हुआ आदमी होता है, लोग कहते हैं ना मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, तो उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कैसे कहा जाता है कि उसके होठों पे सच्चाई बैठ जाती है। तो सच्चाई को ह्यूमन बीइंग मान के ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे लोग बैठते हैं वैसे ही सच्चाई बैठ जाती है एक डाइंग मैन के मुंह के ऊपर जाकर के। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस मीन्स अपॉर्चुनिटी हमको एक बार मिलती है, सो अवसर लाइफ में एक बार आता है। अगर हमने उसको गंवा दिया, हमने टाइम पे यूज़ नहीं किया उसे, उस मौके को, तो फिर वो हमारे हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ पे भी जैसे इंसान दरवाज़ा खटखटाता है, वैसे ही अपॉर्चुनिटी को ट्रीट किया जा रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग, कि वो भी कहीं नॉक कर रहा है। कहाँ नॉक कर रहा है? हमारे भाग्य पर, हमारे भाग्य को खटखटा रहा है कि हमें यूज़ करो, मौका है। अगर हमने उसको यूज़ नहीं किया तो फिर वो चला जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स पर्सनिफिकेशंस के हैं, और बाकी की फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। जब तक के लिए आप इतना पढ़ करके रिवीजन कीजिए। थैंक यू।